बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये 3rd चैप्टर का 8th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको एक क्विज़ दिया था, क्विज़ 3.7, तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर सर्किट डायग्राम इन विच V इक्वल टू 30 वोल्ट, R1 3 ohm, E equal to 12 volt, R2 equal to 1 ohm, length and resistance of potentiometer wire are 10 meter and 12 ohm respectively. Find X at which galvanometer gives null deflection. तो ये हमें फिगर दे रखी है, इसमें सारी वैल्यू दे रखी है। V की वैल्यू है ये 30 वोल्ट है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 30 वोल्ट। R1 की वैल्यू भी दे रखी है 3 ओम, E दे रखा है हमको 12 वोल्ट, ठीक है, और R2 की वैल्यू भी दे रखी है 1 ओम। और क्या दिया है, हाँ, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसको नाम दे देते हैं ए, ये ए बी इज़ द पोटेंशियोमीटर वायर, जिसमें कि उसकी लेंथ दे रखी है टोटल, ये 10 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है RAB, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 12 ओम, ठीक है। तो हमको निकालना है कि वो X निकालना है जहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे, मतलब हमको ये रीडिंग निकालनी है, ठीक है। तो हम देखो, हमने तो पोटेंशियोमीटर पढ़ लिया, लेकिन पोटेंशियोमीटर के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि मतलब उसके एप्लीकेशन पढ़े थे। एक तो एप्लीकेशन था EMF को कंपेयर करना, ठीक है, वो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो उसका फॉर्मूला था E1/A2 इक्वल टू L1/L2, ठीक है, ऐसा कुछ था, लेकिन उसका यूज़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे EMF तो कंपेयर करना नहीं है। और दूसरा हमने एप्लीकेशन पढ़ा था जिसमें कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो उसका भी कुछ फॉर्मूला था, तो वो भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो निकालना नहीं है। तो एक्चुअली हमें फिर करना क्या है, हमें X निकालना है, तो उसके लिए हम अप्रोच कैसे करेंगे, हम बेसिक्स से करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो एप्लीकेशन, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हमने बेसिक किया था, तो उसी बेसिक का यूज़ करके हम ये X निकालेंगे यहाँ पे, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर देखो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, कुछ तो करंट होगा ना इसके अंदर, मान लेते हैं कि I करंट है, ठीक है। ये I करंट ऐसे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि नल डिफ्लेक्शन है। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, इसका मतलब उसके अंदर से कोई भी करंट नहीं फ्लो करता, तो इसका मतलब एट नल पॉइंट, एट नल डिफ्लेक्शन, इस पूरी तार में, इस रेजिस्टेंस में, यहाँ से EMF, ये पूरी सेक्शन पे कोई भी करंट नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ऊपर से करंट आ रहा है वो सीधा सीधा ये आगे निकल जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो इसके अंदर भी, यहाँ पे भी करंट आई होगा, यहाँ पे भी करंट आई है, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगा सारा करंट और ऊपर चला जाएगा, इसी लूप में करंट घूमता रहेगा। तो पहले हम वो करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस सर्किट को लेंगे ऊपर वाले को, इसमें देखो V की वैल्यू तो 30 वोल्ट दे रखी है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वायर का रेजिस्टेंस है ये रहा 12 ओम, और एक R1 ऊपर से जो रेजिस्टेंस लगाया है ये 3 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, ये R क्या मतलब, ओम्स लॉ लगाया हमने इस वाले सर्किट में, तो V हमें दे रखा है 30, I हमें निकालना है, और R क्या है, R टोटल रेजिस्टेंस है, तो मतलब ये I इंटू R1 प्लस RAB, यही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं, ये लिख देंगे हम I इक्वल टू V कितना है 30 अपॉन R कितना है, R1 कितना है 3, और RAB कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 30/15, और ये हो जाएगा 2 एम्पेयर। तो 2 एम्पेयर करंट इसमें फ्लो करेगा, ठीक है, ऊपर वाले सर्किट में। तो हमने करंट निकाल लिया। अब हमें तो X निकालना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, मतलब जो वायर है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कैसा होगा, क्योंकि हमको बेसिक यूज़ करना है पोटेंशियोमीटर का। बेसिक क्या बोलता है, जो पोटेंशियल
पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट रहता है पूरी वायर के ऊपर। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है, उसी को यूज़ करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले पूरी वायर के अक्रॉस ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। ऐसे लिखेंगे वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला हाइयर होगा क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला यहाँ से जुड़ा हुआ है ना बी से, तो ये फिर बी हाइयर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बैटरी उल्टी जोड़ी होती तो ए हाइयर हो जाता, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल डिफरेंस तो हम निकाल लेंगे, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर ए वी, यही हो जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है पूरी तार के अक्रॉस वो हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो आई कितना है 2 है और आर ए बी कितना है, ये है 12, तो 2 इंटू 12 तो कितना हो गया, ये 24 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 वोल्ट आ गया पूरी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस देख लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, चलो ये सी ले लेते हैं। तो ए सी के अक्रॉस कितना होगा, तो ऐसे बोल देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए कितना हो जाएगा, आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए सी, यही हो जाएगा, ठीक। अब हम आर ए सी को एक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जैसे मान लो अभी हम आर ए बी को लिखते हैं, आर ए बी को ये लिख सकते हैं रो एल बाई ए, रो लेंथ कितनी है, रेजिस्टेंस लिख रहे हैं हम ए बी का, पूरी तार का रेजिस्टेंस आर ए बी वो हमें पता है कितना है, तो 12 है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रो एल, एल कितना है, एल है 10 मीटर है, अपॉन ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे 12 इक्वल टू 10 रो अपॉन ए, ठीक। अब ऐसे ही आर ए सी को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू लेंथ कितनी हो जाएगी ए सी की, एक्स हो जाएगी, एक्स अपॉन ये हो जाएगी ए, रो एल बाई ए सेम फॉर्मूला, आर ए सी कितना हो गया, रो एक्स बाई ए। अब देखो यहाँ पे रो बाई ए कितना आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे तो रो बाई ए आ जाएगा 12 अपॉन 10, ठीक। तो उसको हम यहाँ रख देंगे, तो इसको लिख देंगे 12 अपॉन 10 इंटू एक्स, ठीक है। तो आर ए सी आ गया हमारा 12x बाय 10। अब इसको हम इसमें डाल देंगे, आर ए सी की वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे, तो वी सी माइनस वी ए आ जाएगा हमारा, इसको देख लेते हैं, वी सी माइनस वी ए इक्वल टू आई इंटू आर ए सी था, तो वो आया था 12x अपॉन 10, और आई की वैल्यू हमको पता ही है 2 इंटू 12x अपॉन 10, ठीक है। तो इसको हम 2 से काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा 12x अपॉन 5, ठीक है। तो वी सी माइनस वी ए भी आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो अब देखो वी सी माइनस वी ए हमने निकाला है यहाँ से वायर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब नीचे से भी निकाल सकते हैं, तो सी से चलते हैं और ए तक चलते हैं, नीचे की ये इस वाले सेक्शन से चलते हैं, सी से ए जाते हैं नीचे की तरफ से, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, वी सी, अब आगे बढ़ जाएंगे, वी सी के आगे क्या मिला है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पे हमें कोई भी यहाँ देखो करंट तो कुछ है नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर 0 होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इस रेजिस्टेंस से भी कोई करंट नहीं है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो -12 लिखना पड़ेगा और फिर इक्वल टू हो जाएगा ए वी ए के, ठीक है। तो ये हो जाएगा -12 इक्वल टू वी ए, तो यहाँ से हमने निकाल लिया वी सी माइनस वी ए कितना आ जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। तो वी सी माइनस वी ए 12 वोल्ट आ गया। अब हम यहाँ से भी वी सी माइनस वी ए हम निकाल चुके हैं 12x बाय 5, और यहाँ से भी निकाला है हमने वी सी माइनस वी ए 12, तो इन दोनों को बराबर रख देते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 12x बाय 5 इक्वल टू 12, तो ये 12 और 12 कट गया, तो x आ गया हमारा 5 मीटर। तो यही पूछा था उसने कि हमको x ये रीडिंग निकालनी है कि किस रीडिंग पे कितने डिस्टेंस पे
गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो हमने निकाल लिया वो x की वैल्यू 5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, 5 मीटर होगी, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी हमने 3rd चैप्टर की ख़त्म कर ली है, तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन EMF ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मतलब सिंपल सी चीज़ है, एक बैटरी दी हुई है, ठीक है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है। ठीक, तो बोल रहा है कि इससे मैक्सिमम कितना करंट आप बैटरी से बाहर निकाल सकते हो। तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए चलो इसको लिख लेते हैं, एक ले लेते हैं EMF, और ये स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, और इसको हम जोड़ देते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ R। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो दे रखी हैं, और ये हमने अपनी तरफ से लगाई है, क्योंकि जब आप किसी बैटरी को लगाओगे, सर्किट में जोड़ोगे ना किसी रेजिस्टेंस को जोड़ोगे, तो ऐसे हमने ले लिया कि लेट R बी एनी रेजिस्टेंस जो कि हमने बैटरी के साथ जोड़ा है। ठीक है, E की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट, और स्मॉल r भी दे रखा है 0.4 ओम। ठीक है, और कैपिटल R हमने आर्बिट्रेरी ले लिया, कुछ कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अब ये पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम करंट बैटरी से आप निकाल सकते हो। तो पहले हम करंट देख लेते हैं, कितना एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बोल सकते हैं ओम्स लॉ लगाएंगे तो E = I × R हो जाएगा। E = I × टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, R + R, यही है। ठीक है, तो I कितना हो जाएगा, E/R + R। ठीक, अब देखो ये करंट मैक्सिमम करने के लिए फॉर I टू बी मैक्सिमम, R + R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। R + R मस्ट बी मिनिमम। तो ये मिनिमम कैसे हो सकता है, लेकिन स्मॉल r तो कांस्टेंट दे रखा है ना 0.4 ओम, इसकी वैल्यू तो चलो स्मॉल r की कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दें कि 12 अपॉन कैपिटल R + 0.4, ठीक है, तो यहाँ पे 12 भी कांस्टेंट है, 0.4 भी कांस्टेंट है, तो हम कैपिटल R को ही चेंज कर सकते हैं। तो अब देखो ये कैपिटल R, इसको ऐसे लिख लेते हैं, R मस्ट बी मिनिमम, है ना, क्योंकि स्मॉल r तो कांस्टेंट है, उसको क्या मिनिमम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है, कैपिटल R जिसको हम मिनिमम करेंगे तब जाके करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो R मिनिमम कितना हो सकता है, कितना हो सकता है R मिनिमम, तो मिनिमम R पॉसिबल इज 0, इससे कम तो नहीं हो सकता ना। तो R अगर 0 हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो वो मैक्सिमम करंट I मैक्स ऐसे बोल देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं R मिनिमम कैन बी 0, तो उस केस में जो करंट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसको हमने बोल दिया I मैक्स = 12/0.4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 120/4, तो ये 30 एम्पियर आ जाएगा करंट। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट आ गया 30 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 3.2 देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। ठीक है, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। मतलब ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, एक बैटरी है, ठीक, और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और उसको जोड़ दिया गया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक, ये R ले लेते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये E ले लेते हैं EMF, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R ले लेते हैं। तो E की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, स्मॉल r दे रखा है ये 3 ओम। ठीक है, और कैपिटल R नहीं दिया, लेकिन करंट दे रखा है, इसके अंदर करंट कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर। ठीक, तो अब पूछा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, ये कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है। तो सारी चीज़ें दे रखी हैं तो हम निकाल लेंगे।
तो ई ओम्स लॉ लगा लेंगे, ई इक्वल टू आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर प्लस आर, ठीक है। और यहाँ से हमको क्या निकालना है, वैल्यू रख देते हैं सारी, ई कितना है 10, आई कितना है 0.5 और ये आर प्लस 3 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो गया 10/0.5, तो 10/0.5 इक्वल टू आर प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 इक्वल टू आर प्लस 3। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 17 ओम, ठीक। तो ये हमने कर लिया। अब इसमें एक चीज़ और पूछी है, व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। मतलब कि इस बैटरी की, ये पूरी बैटरी है, ये देखो ऐसे, इसको बोलेंगे ये पूरी एक बैटरी है, ठीक है। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वही पूछ रहा है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। इसका मतलब ये होता है, टर्मिनल वोल्टेज वो होती है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द बैटरी। तो बैटरी के अंदर एक ईएमएफ होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और इसको मिला देंगे दोनों को तो ये पूरी बैटरी बन जाएगी। तो इसको देख लेते हैं, ये ले लेते हैं पॉइंट ए, ये पॉइंट ए ले लेते हैं और ये पॉइंट बी ले लेते हैं। तो वी ए माइनस वी बी हमको निकालना है। तो वी ए माइनस वी बी यहाँ से चलते हैं इस तरफ से, वी ए से बी चलते हैं, तो ए से बी जब जाएंगे तो देखो करंट तो इसी डायरेक्शन में ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ए से बी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है। तो कोई बात नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पे ए से चलेंगे तो अभी आएगा ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ई की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो जो भी है वी ए माइनस 10 लेना पड़ेगा हमको। फिर आगे ये हम इस ए से बी जा रहे हैं तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमको प्लस लेना पड़ेगा, प्लस आई आर। आई कितना है, यहाँ पे चलो अभी ई लिख देते हैं, माइनस ई प्लस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू वी बी हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं हम, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस 10 प्लस 0.5 इंटू 3 इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो 10 माइनस ये हो जाएगा 1.5, तो ये आ गया 8.5 वोल्ट। तो हमने टर्मिनल वोल्टेज भी निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 3.3 देखते हैं। इसमें दो पार्ट हैं, ए पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है 3 रजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये तो बहुत इजी सवाल है। इसमें बोल रहा है कि 3 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, ऐसे, तो इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, ठीक। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है वो। सीरीज में हमें पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होंगे सबको सीधा सीधा ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया 6 ओम, ठीक। तो R इक्विवेलेंट तो आ गया हमारे पास 6 ओम। अब बोल रहा है कि सेकंड पार्ट में बोल रहा है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट। अब इस कॉम्बिनेशन को हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक। ये EMF 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, लगभग 0 बोल रहा है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है और उसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो बोल रहा है कि ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो ये भी इजी है, हमको हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और ये V2 है, ठीक है, और ये V3 है। तो पहले तो हम करंट निकाल लेते हैं। तो करंट क्या होगा, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाल चुके हैं 6 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये R इक्विवेलेंट है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें करंट उतना ही होगा I,
तो अब इसमें ओम्स लॉ लगा लो। तो 12 इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो 12 इक्वल टू आई इंटू 6, तो आई की वैल्यू आ गई 2 एम्पेयर। ठीक है, तो अब आई आ गया, तो हम बता सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 कितना होगा। तो V1 कितना होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ओम्स लॉ लगा लो, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसमें ओम्स लॉ लगा लेते हैं। तो V1 इक्वल टू आई इंटू आर, तो करंट कितना है इस रेजिस्टेंस से, आई, सारे रेजिस्टेंस से करंट आई ही होगा, तो आई इंटू R1। ठीक है, इसको हमने R1 ले लिया, ये R2 है और ये R3 है। ठीक, तो I इंटू R1, तो ये I कितना है 2 और R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये तो हो गया 2 वोल्ट। ऐसे ही V2 निकाल लेंगे, I इंटू R2, I हो गया 2, R2 हो गया 2, तो ये हो गया 4 वोल्ट। और V3 I इंटू R3, 2 इंटू R3 कितना 3, तो कितना हो गया ये 6 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये 4th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट देख लेते हैं, बोल रहा है 3 रेजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल। अब ये 3 रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में लगाना है, तो ठीक है पहले लगा देते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, पैरेलल मतलब ऐसे ही होते हैं, ये पैरेलल में लगा दिया। तो इसको बोल देते हैं R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम और R3 इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, और इसको हमने पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है, तो इसको अभी तो रहने दो, पैरेलल में जोड़ दें। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पहले पार्ट में हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है, तो ऐसे लग जाएगा। तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 19/20। तो अब ये 1/R इक्विवेलेंट है, तो उसको रिवर्स कर देंगे, तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/19 ओम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब देखो पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट देखते हैं। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मतलब इसको भी हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो और इस बैटरी का EMF दे रखा है 20 वोल्ट। तो यहाँ से कुछ करंट निकलेगा, I ले लेते हैं, और ऊपर वाले में चला जाएगा मान लेते हैं I1, इस वाले में चला जाएगा I2, और नीचे वाले में चला जाएगा मान लेते हैं I3। ठीक है, तो अब हमको ये करंट निकालने हैं सारे, I1 I2 I3 और फिर I भी निकालना है। तो कर लेते हैं इसको। देखो अब जब ये पैरेलल में लगे हुए हैं रेजिस्टेंस, तो हमने पढ़ा है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है सबके अक्रॉस। तो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और ये बैटरी जो हमने लगा रखी है ये भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी पूरे सिस्टम के अक्रॉस, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो ऐसा बन जाएगा ना, ये बन जाएगा। ठीक, ये 20 वोल्ट है और ये R इक्विवेलेंट है, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे I। तो अब R इक्विवेलेंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट।
तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट तीनों के अक्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसको हम ये देख लेते हैं कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, तो इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ लगा लेते हैं। R1 के अक्रॉस R1 पे ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल टू IR, और V हमें पता है 20 है, क्योंकि 20 सबके अक्रॉस 20 रहेगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो 20 इक्वल टू I1 इंटू R1, और R1 पता है हमको, यार वैल्यू रख देते हैं, I1 इंटू 2 हो जाएगा, तो I1 की वैल्यू आ गई 10। ठीक, ये कट जाएगा ना यहाँ से, तो 10 एम्पियर आ जाएगा। अब ऐसे ही ओम्स लॉ R2 पे लगा लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 20 रहेगा, इक्वल टू I2 इंटू R2। ठीक है, और I2 इंटू R2 कितना है 4, तो ये कितना आ गया, I2 इक्वल टू 5 एम्पेयर। ठीक, और ऐसे ही R3 पे लगा देंगे ओम्स लॉ, तो 20 इक्वल टू I3 इंटू R3, और I3 इंटू 5, I3 की वैल्यू आ गई 4 एम्पेयर। तो तीनों करंट आ गए, और I भी निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पे जंक्शन रूल लगा लेते हैं। किरचॉफ्स का जंक्शन रूल क्या बोलता है कि जितना करंट किसी जंक्शन पे आता है, घुसता है, उतना करंट निकलना चाहिए। तो जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, I आ रहा है। ठीक है, और कितना निकल रहा है, और दोनों बराबर होने चाहिए। कितना निकल रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल करंट, सबको ऐड कर देंगे, 10 प्लस 5 प्लस 4, तो ये हो गया 19 एम्पेयर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया बी पार्ट, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, रूम टेम्परेचर दे रखा है 27, द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। मतलब एक हीटिंग एलिमेंट है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट ऐसा ही होता है कुछ, और 27 डिग्री पे, मतलब टेम्परेचर T1 ले लेते हैं, 27 डिग्री पे रेजिस्टेंस दे रखा है R1 कितना, 100 ओम। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। तो टेम्परेचर T2 निकालना है कि जब उसका रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाए। ठीक है, गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर इज 1.7 इंटू 10 की पावर -4, मतलब अल्फा दे रखा है। ये अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस देखो पहले 100 था, अब 117 हो गया, तो उसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। और हमें पता है कि एक फॉर्मूला कि जो टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, उसका एक रिलेशन होता है। क्या होता है, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये R2 कितना है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, तो R2 कितना हो गया 117 इक्वल टू R1 कितना है 100, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा की वैल्यू रख देते हैं 1.7 इंटू 10 की पावर -4, और इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट बड़ा वाला लगा देते हैं, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। T1 कितना है 27 डिग्री। ठीक है कि नहीं, हाँ। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, T2 आ जाएगा। अब कैसे करेंगे, ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, 117 इक्वल टू 100 प्लस 100 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर -4 इंटू T2 माइनस 27। ठीक है, अब ये कितना हो गया 17 हो गया ना, इक्वल टू 1.7 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, T2 माइनस 27। अब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 1.7 इंटू 10 की पावर -2। तो 17 और 17 तो ये इससे तो यहाँ से काट सकते हैं सीधा, 0.1 आ जाएगा। ठीक है,
तो 0.1 को 10⁻⁻1 भी लिखते हैं, 10⁻³ हो जाएगा और वहाँ पे जाके 1000 हो जाएगा ये। तो 1000 हो गया इक्वल टू T2 माइनस 27। इसमें कुछ नहीं है, अब तो कैलकुलेशन ही करनी है, हो गया। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यही पूछा था टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो हमने निकाल लिया उसका टेम्परेचर 1027 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 3.6 देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। मतलब एक वायर है, ऐसी मान लेते हैं, उसके अंदर से उसमें करंट फ्लो कर रहा है, नेग्लिजिबली स्मॉल मतलब जो करंट की वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 0 ही मान सकते हैं, बहुत कम है। ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो भी होगा यहाँ पे ये वाला एरिया, उसकी वैल्यू भी दे रखी है 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है। और वो लेंथ भी दे रखी है इसकी, ये वाली L, वो कितनी है 15 मीटर की लेंथ है। ठीक है, वायर की। और उसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 5 ओम। ठीक, तो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो पूछ रहा है रेजिस्टिविटी निकालो उस पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना कि इसने करंट को इतना छोटा इसलिए दे रखा है, ये बताना चाहता है कि जो टेम्परेचर है वो लगभग रूम टेम्परेचर ही है। ठीक, नहीं तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो ज़्यादा गर्म होने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए उसने करंट को काफ़ी छोटा माना है, ताकि जो हमारा एक्सपेरिमेंट हो वो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाए। ठीक है, वैसे टेम्परेचर का कोई खास यूज़ नहीं है, उसमें कुछ है यूज़ ही नहीं है। इसमें किसका यूज़ है, इसमें रेजिस्टिविटी पूछी है। अब रेजिस्टेंस पता है हमको, तो हम बोल सकते हैं हमें एक फॉर्मूला पता है R = ρ अब L/A। ठीक है, A इज़ द एरिया क्रॉस सेक्शन, L लेंथ हो गई, रो हो गई रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे हम इसकी सारी वैल्यू डाल देंगे और रो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 5 = हो जाएगा रो, L कितना है 15 अपॉन एरिया कितना है 6 × 10⁻⁻7। तो अब ये 5 से ये कट जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से ये काट देगा तो 2 हो जाएगा। तो रो की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम at 27.5 डिग्री सेल्सियस and a resistance of 2.7 at 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। मतलब हमको टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना, मतलब अल्फा निकालना है। तो ये देखो, दो टेम्परेचर दे रखे हैं और दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं। तो T1 दे रखा है 27.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस T1 पे, इस टेम्परेचर पे R1 की वैल्यू भी दे रखी है 2.1 ओम। और T2 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक है, और R2 की वैल्यू भी दे रखी है 2.7 ओम। तो हम पूछ रहा है कि वो अल्फ़ा निकालना है। तो सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं, R2 = R1 1 + अल्फ़ा T2 - T1। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा 2.7 = 2.1 × 1 + अल्फ़ा T2 - T1 कितना है 100 - 27.5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2.7 = ये ब्रैकेट खोल लेंगे 2.1 + अल्फ़ा × 2.1 और 100 - 27.5 कितना होता है, ये होता है 72.5। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6
इक्वल टू अल्फा इंटू 2.1 इंटू 72.5। तो अल्फा यहाँ से निकल जाएगा, ये 0.6 इसको नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा 22.1 इंटू 72.5, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। मतलब ये बोल रहा है कि एक हमारे पास हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट ऐसा ही होता है, ठीक है, जो जैसे आपने बल्ब के अंदर देखा होगा ना, जिससे बल्ब जलता है, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही एलिमेंट होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक जो हीटर होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक हीटर, तो उसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो ऐसे ही स्प्रिंग के शेप के होते हैं। तो इसको हमने क्या किया, इसको 230 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। तो अब उसमें वो बोल रहा है कि t इक्वल टू 0 पे मतलब इनिशियल करंट, मतलब इनिशियल का मतलब जैसे ही बैटरी को जोड़ा तो उसके अंदर करंट कितना था, ये ऐसे बोल देते हैं इनिशियल करंट। इनिशियल करंट इसको बोल देंगे I1 इक्वल टू 3.2 एम्पेयर, और बोल रहा है कि विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टू ए स्टेडी वैल्यू ऑफ इतना, मतलब थोड़ी देर बाद फिर वो करंट जो है फाइनली कितना हो जाता है, फाइनल करंट ये हो जाएगा I2 ले लेंगे इसको 2.8 एम्पियर, ठीक है। तो व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27, मतलब इनिशियल करंट इतना है। देखो अब देखो इसमें जब हम हीटिंग एलिमेंट को बैटरी से जोड़ेंगे तो हीटिंग एलिमेंट इनिशियली कितने टेम्परेचर पे था, वो तो रूम टेम्परेचर पे होगा ना। तो जैसे ही हम बैटरी जोड़ेंगे उसके अंदर करंट 3.2 बोल रहा है, तो ये करंट ज़्यादा है 2.8 से, तो जो भी है। तो जब हम ये 230 वोल्ट की बैटरी को हीटिंग एलिमेंट से जोड़ेंगे तब इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, R इनिशियल बोल देते हैं, R1 ले लेते हैं जब, ठीक है। R1 होगा, वो किस टेम्परेचर पे होगा, वो T1 टेम्परेचर पे होगा। तो T1 रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री, और उस पे हमारा इस पे कुछ रेजिस्टेंस होगा R1, ठीक। अब जैसे जैसे ये टाइम निकलेगा, मतलब t इक्वल टू 0 पे तो करंट इसने इतना दे दिया 3.2। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये गर्म होना शुरू हो जाएगा ना, तो जैसे ही गर्म होगा इसका रेजिस्टेंस भी तो चेंज होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अब ये धीरे धीरे गर्म होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो उसको हम R2 ले लेते हैं, ठीक है। R2 ले लेंगे, मतलब फाइनल टेम्परेचर, फाइनल रेजिस्टेंस जो भी होगा, ठीक। और उस पॉइंट पे जब ये इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट इन द सर्किट कम हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा धीरे धीरे फाइनल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पहुंचेगा, तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो वही बोल रहा, देखो करंट की वैल्यू कम हो गई 2.8, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कि इनिशियल करंट का मतलब ये हुआ कि जैसे ही बैटरी को जोड़ा, ये जो एलिमेंट था ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था, और उसके बाद बैटरी जोड़ दी, तो जैसे ही बैटरी जोड़ी तो इसका रेजिस्टेंस इस ये रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसके अंदर जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा, तो गर्म होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा, इसीलिए उसने ये वैल्यू दे दी कि इतना फिर करंट आ जाएगा। ये ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा था, अब ये थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और रूम टेम्परेचर भी दे रखा है, तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर। अच्छा, तो T2 उसने पूछा है स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट,
कि जब आपने बैटरी को जोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद जब वो स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगी, जब वो गर्म हो जाएगा पूरा फुल, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो T2 ले लेते हैं, वही निकालना है हमको। ठीक है, तो अब देखो क्या करें, हम करेंगे ये पहले R1 निकालेंगे। तो पहले इनिशियल पॉइंट पे जब जैसे ही बैटरी को जोड़ा था तब रेजिस्टेंस हमने लिया R1, तो R1 पे ये ओम्स लॉ लगा सकते हैं, ओम्स लॉ तो लगा ही सकते हैं ना, तो ये लिख देंगे 230 इक्वल टू I1 इंटू R1। तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 230 अपॉन I1, I1 कितना है 3.2। ठीक है, अब ऐसे ही ओम्स लॉ लगा लेंगे तब जब करंट था हमारा, करंट हो जाएगा 2.8, तो बैटरी तो उतनी है, उतने ही वोल्ट की है 230 इक्वल टू I2 इंटू R2। ठीक, अब यहाँ पे हमको ये R2 निकल जाएगा, तो R2 कितना आ जाएगा 230 अपॉन I2 कितना है 2.8, ये आ गया हमारा, ये ओम आ गया। ठीक है, अब दोनों रेजिस्टेंस पता चल गए और एक करंट पता है और अल्फा भी दे रखा है, देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है। ये बोल रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज इज इन्वॉल्व्ड इज 1.7 इंटू 10 की पावर -4, मतलब 1.7 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक, तो अल्फा दे दिया। अब हमें क्या करना है, अब बस फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना, तो लगा लेते हैं इसको लिख लेंगे हम R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, तो इसमें वैल्यू डाल देंगे R2 और सबकी वैल्यू डाल देंगे और हमको निकालना है T2, तो वो निकल जाएगा। R2 कितना है 230 अपॉन 2.8 और R1 है 230 अपॉन 3.2, 230 अपॉन 2.8 इक्वल टू 230 अपॉन 3.2 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा भी दे रखा है 1.7 इंटू 10 की पावर -4 और इंटू T2 निकालना है और माइनस T1 पता है 27 डिग्री दे रखा है हमको। ठीक, तो इसको देखो ये तो कट गया, तो 3.2 ऊपर चला जाएगा, 3.2 अपॉन 2.8 इक्वल टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर -4 T2 माइनस 27। ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइड करके 1.142 इक्वल टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर -4 T2 माइनस 27। अब इसको कुछ सिर्फ कैलकुलेशन बची है और कुछ नहीं है, निकल जाएगा T2, तो ये 1 इधर जाएगा तो बचेगा 0.142 इक्वल टू 1.7 इंटू 10 की पावर -4 T2 माइनस 27। अब ये नीचे चला जाएगा तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 840। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू T2 माइनस 27। ये 1.7 इंटू 10 की और -4 है ना, ये नीचे चला जाएगा इसके, तो ये इसको कैलकुलेट करके 840 आ जाएगा और T2 माइनस 27 बच गया, तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 867 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया हमारा टेम्परेचर जो हमें निकालना था। ठीक है, बस यही पूछा था उसने कि टेम्परेचर निकालना है, स्टेडी टेम्परेचर हीटिंग एलिमेंट का, तो वो निकल गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। तो ये फिगर दी हुई है, इसमें हमको हर ब्रांच में करंट निकालना है, जितनी ब्रांचेस दिख रही हैं सारे करंट निकालने हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है और बैटरी भी लगा रखी है 10 वोल्ट की। तो इसमें हम क्या करें, देखो सबसे पहले तो हम ये पहले चेक कर लेते हैं कहीं ये वो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या होता है, ऑपोजिट वालों का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होगा, तो बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या ऐसा है 10 इंटू 10 ऑपोजिट वालों का प्रोडक्ट, रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट 100, 5 इंटू 5 25, तो 100 और 25 तो बराबर नहीं है, तो उसका मतलब ये व्हीटस्टोन नहीं है।
तो ये फिर सिंपल वैसी सर्किट है, किरचॉफ्स रूल्स लगाएंगे इसमें, जंक्शन रूल लगाएंगे, लूप रूल लगाएंगे, ठीक है। तो वैसे हम इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उनको सॉल्व कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आ रहा है, बैटरी से करंट निकलता है आई, तो इस ब्रांच में हो जाएगा आई। अब यहाँ पे जाके वो डिवाइड होगा, तो मान लेते हैं कि ऊपर जा रहा है I1, तो ये इस वाले में कितना जाएगा I माइनस I1। जंक्शन रूल यही बोलता है कि जितना करंट आया थोड़ा ऊपर चला जाए, मतलब थोड़ा एक तरफ निकल जाए, जितना करंट घुस रहा है उतना करंट निकलना चाहिए, ठीक है। तो घुस रहा है I और निकल रहा है कितना I1 प्लस I माइनस I1, तो आएगा तो I, ठीक है। तो इधर चला गया I1, तो नीचे चला जाएगा I माइनस I1, ठीक। अब यहाँ पे देखो I1 ऊपर जाएगा तो ये भी तो फिर डिवाइड होगा, तो मान लेते हैं इसमें इधर चला गया I2, तो नीचे कितना जाएगा I1 माइनस I2, यही है ना, नीचे चला जाएगा I1 माइनस I2। अब इस वाली ब्रांच में कितना करंट होगा, ये ऊपर से आ रहा है करंट कितना I1 माइनस I2, इधर से आ रहा है I माइनस I1, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस वाली ब्रांच में आ जाएगा करंट, तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा I1 कट जाएगा, तो I माइनस इस वाली ब्रांच में आ जाएगा I माइनस I2, ठीक है। तो अब ठीक है, तो हमने देख लिया हर ब्रांच में कितना करंट है, उसकी बस वैल्यू निकालनी है, हमने जंक्शन रूल लगा लिया मतलब, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लो, देखो I2 ऊपर से आ रहा है, I माइनस I2 नीचे से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ से निकल जाएगा करंट नीचे I, तो वही करंट सेम यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हमको सबकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है I, एक है I1 और तीसरा है I2, तो 3 वेरिएबल हो गए, तो हमें कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, तो इसको लिख लेते हैं, ये A B C तो है, यहाँ पे D भी लिख लेते हैं, चलो ठीक। अब हम जंक्शन रूल तो लगा चुके, अब हमें लगाना है लूप रूल। तो लूप में से कोई इतने सारे लूप बना सकते हैं हम, तो पहले तो हम छोटा लूप ले लेते हैं ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सिंपल बने, ठीक है, और जल्दी बन जाए। तो छोटा लूप ये ले सकते हैं A B D A। तो पहले लूप लेते हैं A B D A, ठीक है। तो A से स्टार्ट करते हैं, B फिर D फिर A वापस आ जाएंगे। तो A से स्टार्ट करेंगे, तो फिर देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा -10 इंटू I1। पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है, I1 इंटू 10, और वो प्लस का होगा कि माइनस का होगा, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, लूप रूल लगाना हम सीख चुके हैं, तो इसको हम कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, B से नीचे जाएंगे, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या आएगा -5 इंटू I1 माइनस I2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो D से जाएंगे हम A की तरफ, तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस आएगा, +5 इंटू I माइनस I1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो -10 I1 और ये हो जाएगा -5 I1 प्लस 5 I2, ठीक है। और इसको भी खोल लेंगे तो +5 I और ये -5 I1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लेंगे हम 5I, 5 कट जाएगा वैसे तो, देखो 5 तो कॉमन लेके कट ही रहा है, ये 5 सारे कॉमन लेके कट जाएंगे, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, यहीं पे काट लेना था हमको, चलो कोई बात नहीं, ये काट लिया हमने। तो क्या बचा I और उसके बाद I1 ये -2 I1 -4 I1 हो जाएगा, क्योंकि ये -2 I1 -I1 तो -4 I1 और प्लस I2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई, एक लूप लगा के। दूसरा लूप लगा लेते हैं, ये एक और छोटा लूप है, इसको लगा लेते हैं, ये BCDB, ठीक है। तो लूप BCDB इस पे लगाते हैं किरचॉफ्स रूल। तो B से C चलते हैं, तो क्या आ जाएगा बताओ, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -5 I2, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, तो इस डायरेक्शन यहाँ से जाएंगे C से D, तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस आएगा +10 I माइनस I2, ठीक है।
और फिर डी से बी जाएंगे तो अगेन करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस आएगा, प्लस 5 इंटू I1 माइनस I2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 5 से काट देते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा माइनस I2 और ये ब्रैकेट खोल देते हैं तो प्लस 2I माइनस 2I2, ठीक है, और ये भी हो जाएगा प्लस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2I और प्लस I1 और I2 कितने हैं यहाँ पे, माइनस 2I2 माइनस I2 माइनस I2, तो माइनस 4I2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन भी आ गई, ठीक है, लेकिन हमारे पास हमें तीन अननोन हैं, 3 अननोन निकालने हैं, 2 इक्वेशन से हो नहीं पाएगा, तो तीसरा एक और लूप लेना पड़ेगा, जो कि एक ये बड़ा वाला लूप ले लेते हैं, ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको ई, ये ई दे देते हैं और इसको बोल देते हैं एफ, ठीक है। तो ये बड़ा लूप ले लेते हैं ए बी सी ई एफ ए, तो लूप ए बी सी ई एफ ए, ठीक है। तो फिर ठीक है, यहाँ से लेते हैं, ए से बी चलते हैं तो वही आ जाएगा माइनस, इसको यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ 1 मिनट इस तरफ लिख लेते हैं, अंदर की तरफ आई, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ए से बी जाएंगे तो क्या आएगा माइनस 10I1, फिर इधर जाएंगे माइनस 5I2, ठीक है, और उसके बाद नीचे आएंगे तो ये बैटरी मिलेगी, माइनस से प्लस जा रहा है ऐसे, तो प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस ही आएगा, तो माइनस 10I ये हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से भी 5 से काट देंगे हम, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 और ये भी 2, तो क्या आ जाएगा माइनस 2I1 और माइनस I2 इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये माइनस माइनस सब कट जाएंगे, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, 2I प्लस 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको नाम दे देते हैं इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, और ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या करें, अब हम एलिमिनेट करते हैं, पहले 2 इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, और फिर कौन सी 2 इक्वेशंस लें, तो पहले हम इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ कर लेंगे, आई एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, उससे ये आई एलिमिनेट हो जाएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, इसको कर लेते हैं पहले। तो पहले इक्वेशन ये माइनस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2I प्लस 2I1 प्लस I2, 2I प्लस 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 2, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये लिख लेते हैं यहाँ पे, उसको माइनस कर लेंगे, 2I प्लस I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। तो इसको हमको माइनस करना है, माइनस माइनस और फिर प्लस, ठीक है। तो ये क्या, ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा I1, ठीक है, और ये आ जाएगा 5I2 इक्वल टू 2, ठीक। ये भी माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 2 माइनस 0 2 आएगा। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारी। अब हम दूसरी इक्वेशंस लेंगे
दूसरे सेट दो इक्वेशन और लेंगे जिससे कि आई एलिमिनेट हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर माइनस कर देंगे इसमें से। तो थर्ड इक्वेशन माइनस 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे लिख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन माइनस 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये इसको लिख लेते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर थर्ड में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन तो वही है 2i प्लस 2i1 प्लस i2 इक्वल टू 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2i माइनस 8i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं ये यही आएगा कि नहीं आएगा। 2 माइनस 8 प्लस 2, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस और फिर माइनस फिर माइनस, तो ये कट गया और ये कितना आ जाएगा 10i1, ठीक है। और ये कितना आएगा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस i2 इक्वल टू 2। तो इनको हम, ये दो इक्वेशन आ गई हमारी i1 i2 वाली, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। इनको नाम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन और ये फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। तो इनको क्या करें, अब ऐसे कर लेते हैं, फोर्थ इक्वेशन प्लस, अब इसमें से एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और फोर्थ इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन प्लस 5 इंटू फिफ्थ इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, ये i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 2 है। और ये फिफ्थ इक्वेशन में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 50i1 माइनस 5i2 इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये इसको ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 51i1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो i1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 12/51। तो इसको 3 से काट लेंगे, 3 4 12 3 17, तो 4/17 एम्पियर, ये आ गया हमारा i1। तो ऐसे ही इस i1 को हम डाल देंगे, इस किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। इसमें डाल लेते हैं, i2 निकल जाएगा, ठीक है। तो i2 यहाँ से निकल जाएगा, तो फिफ्थ इक्वेशन से i2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10i1, मतलब 10 को उससे मल्टीप्लाई कर दो 40/17 माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 17 इंटू 2 34, तो 40 माइनस 34 हो जाएगा 6/17 एम्पियर, ठीक है। i2 आ गया। अब ऐसे ही i निकल जाएगा, सारे करंट निकल जाएंगे, सारी ब्रांच में करंट निकल जाएंगे, निकाल लेते हैं उसको। तो i इससे निकाल लेते हैं, इस वाली इक्वेशन से, यहां से i इक्वल टू, एक मिनट, 4i1 माइनस i2, यही होगा ना, i इक्वल टू 4i1 माइनस i2। तो 4i1 कितना हो जाएगा 16/17 माइनस i2 कितना है, ये है 6/17, तो ये आ गया 10/17 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे तो सारे करंट निकल गए और हमसे पूछा था उसने कि हर ब्रांच में करंट निकालना है। तो देखो i निकाल लिया, i1 निकाल लिया, i2 निकाल लिया, तो 3 ब्रांच में तो पता ही चल गया, ठीक है। तो i1 जो है वो AB ब्रांच में है, तो i1 है ये AB ब्रांच के अंदर, ठीक है। और i2 किस में है, ये है BC ब्रांच में। और i किस में है, i इसमें बोल देते हैं ना, EF ब्रांच के अंदर i है, ये EF है, EF ब्रांच में i निकल गया। और भी दूसरी ब्रांचेस में है, वो भी निकाल लेते हैं। i माइनस i1, ये इस ब्रांच में कितना करंट होगा, AD ब्रांच में
I माइनस I1, तो AD के अंदर हो जाएगा I माइनस I1। ये कितना हो गया, I कहाँ पर है, ये रहा 10/17 माइनस 4/17, तो ये भी उतना आ गया 6/17 एम्पेयर। ठीक है, और कौन सी ब्रांच है, ये कौन सी है, BD, I1 माइनस I2। BD में कितना होगा, I1 माइनस I2 है, तो इन दोनों की वैल्यू डाल देते हैं ना, 4/17 माइनस I2 कितना है 6/17, तो 4/17 माइनस 6/17, तो ये आ गया -2/17 एम्पेयर। तो नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, जो हमने माना है नीचे की तरफ आ रहा है वो एक्चुअली ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब ये करंट नीचे की तरफ हमने माना है ना, तो एक्चुअली ऊपर जा रहा होगा वो करंट, 2/17 से ऊपर जा रहा होगा। और कौन सा बचा है, ये DC, I माइनस I2, तो DC में भी निकाल लेते हैं, I माइनस I2 हो जाएगा, तो ये कितना है, I कितना है, ये रहा I 10/17, और I2 कितना है 6/17, ये कितना आ गया 4/17 एम्पियर। तो सारी ब्रांच में हमने करंट निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ए पार्ट, इसमें बोल रहा है इन अ मीटर ब्रिज, फिगर दे रखी है उसने, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। ठीक है, तो बैलेंस पॉइंट उसने ऑलरेडी दे दिया। व्हेन द रजिस्टर Y is of 12.5 ohm, determine the resistance of X। तो यहाँ पे फिगर में X और Y तो नहीं दिया, लेकिन ये जो S है इसी को इसने Y मान लिया, और ये जो R है इसने इसको X मान लिया। ठीक है, फिगर में इसने थोड़ी गड़बड़ कर रखी है, R और S लिखा हुआ है, लेकिन है ये X और Y। ठीक, और Y की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12.5। ठीक, और उसने बोला है कि जो बैलेंस पॉइंट है वो मिलता है 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। तो ए से जो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है वो 39.5 सेंटीमीटर में मिल रहा है, मतलब L1 की वैल्यू कितनी हो गई 39.5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है मीटर ब्रिज में हमें ये फॉर्मूला पता है कि जो x इंटू 100 माइनस L1 इक्वल टू Y इंटू L1। ठीक है, ऑपोजिट ये जो रेजिस्टेंस है इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम ऑपोजिट वाली लेंथ से कर देंगे, ठीक है, वो बराबर होगा इस वाले रेजिस्टेंस और ये वाली लेंथ का प्रोडक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसको लगा लेंगे, x आ जाएगा, x निकालना है हमको, तो 100 माइनस 39.5, 100 माइनस 39.5 इक्वल टू Y कितना है 12.5 इंटू L1 की वैल्यू 39.5 है। ठीक, तो x आ जाएगा 12.5 इंटू 39.5 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 60.5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और ये आ जाएगा 8.16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉरी ये ओम है, ये तो हमें रेजिस्टेंस है ना x, तो 8.16 ओम, ये आ गया हमारा x। तो और इसने पूछा है कि वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रेजिस्टर्स इन अ व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो मीटर ब्रिज में हमने जो ये स्ट्रिप्स लगाई हैं, ठीक है, ये मोटी मोटी क्यों होती हैं, ये थिक क्यों होती है, क्योंकि ये थिक इसलिए होती है ताकि इनका अपना रेजिस्टेंस भी होता है कुछ ना कुछ,
और इनका अगर अपना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एरर ज़्यादा हो जाएगा सिस्टम के अंदर। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो स्ट्रिप्स है इनका रेजिस्टेंस कम से कम हो, ठीक है, और कम से कम करने के लिए इसको मोटा बनाया जाता है, ठीक है। तो वो हमने पढ़ा ना, रेजिस्टेंस जो होता है ये होता है रो एल बाय ए। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हम ज़्यादा कर देते हैं, तो मोटा इसलिए बना देंगे, ये जो स्ट्रिप है इसको मोटा कर देंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको मोटा किया जाता है ताकि इनका रेजिस्टेंस कम हो जाए और हमारा जो एरर है वो भी कम हो जाए, ठीक। और एक और चीज़ ये है कि ये इसमें ये भी बोल रहे हैं कि मोटा तो बनाते हैं, थिक बनाते हैं स्ट्रिप्स को, और साथ में कॉपर की भी होती है। तो कॉपर का क्या होता है कि हमको रेजिस्टेंस कम करना है तो एरिया हम ज़्यादा कर देते हैं और रेजिस्टिविटी हम कम कर दें। कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये रो कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि कनेक्शंस बिटवीन resistors are made up of thick copper strips to minimize the resistance and hence error in the system। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं इनका अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारे सिस्टम के अंदर एरर भी कम होगा, ठीक है। इसीलिए इसको कॉपर का बनाया जाता है और मोटा बनाया जाता है, ठीक है। वो हमने देख लिया, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी ये जैसे रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो एरिया ए मस्ट बी लार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मस्ट बी लार्ज, इसीलिए उसको मोटा बनाया जाता है। एंड रो मस्ट बी लो, ठीक है, जिससे कि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए, ठीक है। तो लो रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए और वो कॉपर की होती है, तो इसीलिए कॉपर की स्ट्रिप्स यूज करते हैं और मोटी थिक कॉपर स्ट्रिप्स यूज की जाती हैं जिससे कि उनका रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो हमारा जो सिस्टम के अंदर एरर है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देख लेते, बी पार्ट। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड। मतलब कि अगर हम एक्स और वाई को दोनों को इंटरचेंज कर दें, एक्स को उठा के यहाँ लगा दें, वाई को उठा के इधर लगा दें, तो फिर बैलेंस पॉइंट क्या होगा। तो देखो जब हम रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करेंगे तो रीडिंग्स भी इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड रीडिंग्स विल ऑल्सो इंटरचेंज। मतलब जो लेंस है, लेंस या रीडिंग, लेंस से लिख लेते हैं, लेंस विल ऑल्सो इंटरचेंज, ठीक है। सॉरी, तो पहले ऐसा था कि 39.5 पे बैलेंस पॉइंट आ रहा था, तो अब देखो मान लो इधर
ये वो है मीटर है, 1 मीटर की जो वायर है ये वाली AC, ठीक है। तो इसमें जो L1 था ये कितना था 39.5 और दूसरा कितना हो जाएगा 60.5, ठीक है। तो यहाँ पे ये 39.5 होता था और ये 60.5 था। तो अब जो अगर हम x और y को इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 60.5 और ये 39.5, ठीक है। तो अब जो रीडिंग आएगी द न्यू बैलेंस पॉइंट, यही पूछा ना उसने, था द न्यू बैलेंस पॉइंट विल बी 60.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अब 60.5 इंटू, अब करना पड़ेगा x इक्वल टू 39.5 इंटू वाई, क्योंकि अब इस केस में देखो, इस वाले केस में इधर था x और इधर y था, तो x इंटू 60.5 और y इंटू 39.5, ठीक है। ये था पहले वाले केस में। अब जब इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ y आ गया और यहाँ सॉरी ये यहाँ पे x आ गया, तो y इंटू 39.5 और x इंटू 60.5 आएगा, तो वही ना प्रोडक्ट घूम फिर के वही आएगा ऊपर वाला। तो इसीलिए जब हम x और y को इंटरचेंज करेंगे तो रीडिंग्स भी इंटरचेंज हो जाएगी, लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएगी। तो अब नई जो रीडिंग होगी वो 60.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया बी पार्ट। अब सी पार्ट देख लेते हैं। व्हाट हैपन्स इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर की जगह पे बैटरी लगा दें, ठीक है, मतलब ये जो सेल है इसको उठा के गैल्वेनोमीटर की जगह लगा दें और गैल्वेनोमीटर को बैटरी की जगह लगा दें, ठीक है। मतलब ऐसा कर दें, देखो पहले सिंपल सर्किट बनाता हूँ मैं। ये इतना बड़ा सर्किट नहीं बना रहा मैं, थोड़ा सिंपल बना लेता हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। जो वायर है हमारी उसको भी, वो भी तो रेजिस्टेंस ही है, तो बीच में गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था लेकिन हमें यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे था तो हमने क्या किया, यहाँ लगा लिया गैल्वेनोमीटर ऐसे। तो अब बताना है कि क्या होगा इसमें, क्या बताना है हमको, क्या होगा, क्या वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, ये बताना है कि अगर हमने ये क्या था x, ये y था और ये जो भी था, मतलब ये L1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये L1 है, ये 100 माइनस L1 है, ठीक। अब हमने क्या किया, बैटरी नीचे लगी हुई थी उसको उठा के ये इसके बीच में लगा दिया और गैल्वेनोमीटर को निकाल के इसके बीच में लगा दिया यहाँ पे। तो क्या अब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करेगा? तो देखो अब ये नहीं करेगा। क्यों? अब भी नहीं करेगा, अब भी ये बैलेंस्ड ही है। क्यों? देखो थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं। इस बैटरी को हम थोड़ा सा कनेक्शन ही तो है ना, कनेक्शन वही रख के इसको बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू, थोड़ा सिंपल बना लेते हैं इसको। ये देखो ये हो गया x, ये y हो गया, ये L1 और ये 100 माइनस L1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे बना सकते हैं, कनेक्शन तो वही है। ये बैटरी हो गई, ठीक है, E जो भी है E, क्योंकि यहां से इन दोनों के बीच में लगानी है ना बैटरी, तो इन दोनों के बीच में तो लगा दी हमने बैटरी, बस बैटरी बाहर दिखा रखी है, क्या दिक्कत है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर इन दोनों के बीच में लगाना है यहाँ पे, तो इसको अंदर दिखा दो लो, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये ऐसे, ठीक है। तो अब देखो अगर ये कुछ L1 नहीं लिखते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस बना रखा है तो R1 ले लेते हैं और इसको भी हम ये ले लेते हैं R2, ठीक है। अब देखो इस सिचुएशन में यहाँ पे ये x था, ये y और ये R1
ये R2 था, ठीक। तो जब हमारा इससे पहली वाली सिचुएशन में जब हमने इंटरचेंज नहीं किया था तब सिचुएशन क्या थी, तब जो कंडीशन थी वो थी x इंटू R2 इक्वल टू y इंटू R1। जब हमने सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज नहीं किया था तब तो क्या कंडीशन थी, मतलब ईएमएफ यहाँ पे, सेल यहाँ पे लगा हुआ था गैल्वेनोमीटर की जगह और गैल्वेनोमीटर अपना यहीं लगा हुआ था। तो जब बैलेंस पॉइंट पे हम ये देखेंगे कि कंडीशन क्या बनेगी, तो x इंटू R2 इक्वल टू वाई इंटू R1 यही बनेगा, ठीक है। जब हमने इंटरचेंज कर दिया तो क्या यही बनेगी कंडीशन, क्या यही कंडीशन आएगी घूम के? तो देख लेते हैं कि अगर ऐसा होता है ऑपोजिट वाले का प्रोडक्ट क्या सेम आता है। अब इसमें देखो x इंटू R2 अभी भी वही आ रहा है, ये ऑपोजिट वाला तो अभी भी x और R2 है ना। यहाँ पे देखो ये तो चले जब हमने इंटरचेंज कर दिया, जब हमने इंटरचेंज नहीं किया था तब कैसा था, ये x था, ठीक है, ये y था और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था, ठीक, और यहाँ पे हो गया R1, ये हो गया R2 और इसके बीच में लगा दी हमने बैटरी, सेल लगा दिया, ठीक, E। तो ये R1 हो गया, ये R2। तो देखो ये जब हमने EMF वही पूरा, मतलब जब इंटरचेंज नहीं किया था तब x इंटू R2 इक्वल टू वाई इंटू R1 यही है ना। जब हमने इंटरचेंज कर दिया तब क्या हुआ, अरे तब भी तो वही हो गया, अपोजिट वालों का प्रोडक्ट चेक करते हैं क्या बराबर आएगा। अपोजिट वालों का प्रोडक्ट क्या है, x इंटू R2 और y इंटू R1, ये तो बराबर ही है, तो ये तो बराबर ही आ रहा है। जब ऑलरेडी ये बराबर हो चुकी है तो x इंटू R2 और y इंटू R1 अभी भी बराबर है। इसका मतलब इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, गैल्वेनोमीटर में अभी भी कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे बोल देंगे even after interchanging cell and galvanometer, the galvanometer, ऐसे बोल देंगे the meter bridge, ये मीटर ब्रिज को मैंने थोड़ा सिंपल बना के ऐसे आपको दिखाया है। तो उसमें वैसे ही एक ये वायर जो R1 और R2 है ये वायर का हिस्सा है, ठीक है, ये वाला, ये R1 और R2 एक वायर ही है पूरी, एक मीटर वायर और गैल्वेनोमीटर से जोड़ रखा है, ठीक है। तो हमने ही देखा है ना कि मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन का ही एप्लीकेशन है, तो व्हीटस्टोन की तरह बना लिया हमने इसको सिंपल डायग्राम। तो इसमें बोल देंगे कि द मीटर ब्रिज इज स्टिल बैलेंस्ड। हमने उसको इंटरचेंज किया सेल और गैल्वेनोमीटर को, तो मीटर ब्रिज अभी भी बैलेंस्ड है, हेंस गैल्वेनोमीटर will not show any deflection, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? मतलब एक बैटरी हमारे पास ऐसा समझ लो, ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो बैटरी का EMF दे रखा है 8 वोल्ट और 0.5 उसका ओम ये इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक, और उसको चार्ज किया जा रहा है। अब देखो किसी बैटरी को, ये पूरी एक बैटरी है
अब इसको एक चार्ज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर करंट घुस रहा है, इसके अंदर करंट घुसेगा तब जाके चार्ज होगा। जब बैटरी से करंट निकलता है तो वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, और जब बैटरी के अंदर करंट घुसता है तो बैटरी चार्ज होती है। तो ये बोल रहा है कि चार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब करंट घुस रहा होगा, और एक बड़ी बैटरी से लगा रखा है, 120 वोल्ट वाली बैटरी से जोड़ दिया, और एक सीरीज में एक और रेजिस्टेंस भी है जो कि कितना है 15.5 ओम, ठीक है। अब बताना है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो हमें इस बैटरी, ये बैटरी है तो दोबारा बना लेते हैं ऐसे कुछ, ये हो गई हमारी बैटरी, ठीक। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट निकालेंगे सर्किट में, कितना होगा करंट। तो इसका क्या करें, लूप लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, इसको ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी, और ये सी ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी एक ही लूप है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लिख देते हैं, लेकिन ए बी सी डी ए लूप ले लेते हैं। तो हमको पहले करंट निकालना है, तो क्या करें, ए से बी चलते हैं तो क्या आएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा -8, और आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -0.5 इंटू आई, ठीक। और उसके बाद नीचे जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं तो करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो -15.5 इंटू आई, और उसके बाद ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये जाएगा ऐसे हो जाएगा, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो ये +120 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16, और वो हो गया 112, तो इधर आ जाएगा 16I = 112, ठीक है। तो I की वैल्यू आ जाएगी 7 एम्पेयर, ठीक। इसको डिवाइड कर लेंगे, 7 आ जाएगा। तो अब हमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो VA - VB निकाल लेते हैं, तो वही होगा पोटेंशियल और टर्मिनल वोल्टेज वही हो जाएगी। तो VA यहाँ से स्टार्ट करते हैं, VA आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा -8, ठीक है। और आगे बढ़ जाएंगे फिर और आगे जाएंगे तो ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 0.5 इंटू 7, ठीक है, = VB। तो VA - VB ये कितना आ जाएगा, इनको उठा के धरले चलते हैं, 8 + 3.5 ये कितना हो गया 11.5 वोल्ट, ठीक है। और उसने ये एक चीज़ और पूछी है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। मतलब ये वाला रेजिस्टेंस क्यों लगाया गया है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो इसको इसलिए लगाया गया, अगर ये रेजिस्टेंस ना लगाते तो ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता, टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता सर्किट का, तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो करंट ज़्यादा हो जाता तो ये बैटरी को नुकसान भी पहुंचा सकता था। मतलब बैटरी के अंदर ज़्यादा करंट चला जाएगा तो बैटरी फूंक भी सकती थी, ठीक है। तो हाई करंट कैन डैमेज द बैटरी, इसीलिए हमने उसको वो रेजिस्टेंस यूज़ किया, ठीक है। सीरीज ऐसे लिखेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस is used to limit the current in the circuit. In the circuit as high current can damage the battery. क्योंकि किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर ज़्यादा, किसी भी डिवाइस से, इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी चीज़ से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर से हीट डिसिपेटेड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस वगैरह होता है ना हर चीज़ का।
तो बैटरी भी गर्म हो जाएगी, तो गर्म होने से वो ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा करंट, एक लिमिट तक ही करंट जो इसकी एक कैपेसिटी होती है वो करंट झेल सकता है। इससे ज़्यादा कर दोगे तो वो गर्म हो जाएगा और वो ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये रेजिस्टेंस यूज़ किया ताकि करंट ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा तो बैटरी डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63.0 centimeter, what is the EMF of the second cell? तो देखो ये तो बहुत इजी है। इसमें ये बोल रहा है कि अगर हम एक सेल लगाएं जिसका EMF E1 ये दे रखा है 1.25 वोल्ट, तो बैलेंस पॉइंट मिलता है हमको L1 पे 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम इसी सेल को, ये सेल हटा दें और दूसरा सेल लगा दें, तो दूसरा सेल E2 वो पता नहीं है, वही निकालना है। और अगर ये लगा दें और हमें अगर रीडिंग मिले, बैलेंस पॉइंट मिले कितने पे, 63 सेंटीमीटर पे, तो फिर वो E2 की वैल्यू क्या होगी, उस EMF की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। हमें पता है कि जब हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन में कि दो सेल के EMF को कंपेयर करना हो तो कैसे करते हैं, E1/E2 एक फॉर्मूला आ जाता है उसके अंदर, E1/E2 इक्वल टू L1/L2। तो यहाँ पे हमको सारी वैल्यू डाल देते हैं, E2 निकाल लेते हैं। E1 कितना है 1.25 अपॉन E2 इक्वल टू L1 कितना है 35 अपॉन L2 कितना है 63। ठीक है, तो E2 ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 2.25 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1 इज 8.5 इंटू 10 की पावर 28। नंबर डेंसिटी दे रखी है कॉपर के अंदर स्मॉल n 8.5 इंटू 10 की पावर 28 मीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर। एक वायर है, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, जिसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर की, वन एंड ऑफ अ वायर ऑफ 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। मतलब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, धीरे धीरे चलता है, तो इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले हमको ये देख लेते हैं कि इसकी ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होती है। तो ड्रिफ्ट स्पीड निकाल लेते हैं। तो VD का फॉर्मूला कहाँ से, एक काम करते हैं, वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। I इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले लिख लेते हैं सब। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, और करंट दे रखा है इसमें से कितना फ्लो कर रहा है 3 एम्पेयर। ठीक है, तो हमको एक चीज़ फॉर्मूला पता है, I इक्वल टू NEA/VD। VD इज द ड्रिफ्ट स्पीड, N नंबर डेंसिटी है, ये E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, I करंट है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू डाल देते हैं। तो 3 इक्वल टू 8.5 इंटू 10 की पावर 28, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 और इंटू VD। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। VD आ जाएगा, VD इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। यह आ गई ड्रिफ्ट स्पीड। अब इतनी स्पीड से वो आगे जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा, तो हमें पता है, हम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा उसको।
तो टाइम निकालने के लिए हम कर देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 3 अपॉन वी डी। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन वी डी की वैल्यू डाल देते हैं 1.1 इंटू 10 की पावर -4। तो ये आ जाएगा हमारा टाइम 2.7 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, तो ये हमने खत्म कर लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो ये हमने क्वेश्चंस कर लिए एक्सरसाइज के, और क्विज 3.8 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।